क्या आपसे कभी कोई एक ऐसी गलती हुई है जो आपको अंदर से हिला दे, जिससे आपको ये बहुत 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 गिल्टी फील हो कि मैंने क्या कर दिया, एंड आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं, शुड आई हाइड इट, शुड आई कन्फेस इट, मैं इसको छुपाऊं इस गलती को, इस पर पर्दा डालूं, या फिर इसको कन्फेस करूं, उस टेंशन से फ्री हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, या आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ होता है, एंड ये हमारे आदर्श गांधी जी के साथ भी हुआ है। गांधी जी जो हमारे आइडियल है वो हमेशा इतने विजनरी, हमेशा इतने परफेक्ट नहीं थे। वो भी आप और हम जैसे एक नॉर्मल इंसान थे, एंड उन्होंने भी बहुत सी गलतियां की थी। व्हाट इफ आई टेल यू, गांधी जी ने चोरी भी की है, गांधी जी ने स्मोकिंग भी कर रखी थी अपनी लाइफ में, एंड उन्होंने इवन सुसाइड का भी थॉट उनके माइंड में आए थे। वुड यू बिलीव दैट? कि आपने कभी ऐसा सुना है उनके बारे में? आई थिंक नॉट। एंड अगर नहीं सुना है तो आज का ये चैप्टर, आज का NIVS बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14, स्टीलिंग एंड अटोनमेंट, इसी बारे में। ये जो चैप्टर है ये गांधी जी की अपनी ऑटोबायोग्राफी में से लिए हुए कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिससे हमें उनके बारे में ये बात पता चलती है। एंड इस ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, एडमिट करते हैं, एंड बताते हैं कि उन्होंने क्या कदम उठाया, क्या 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 गलतियां की, फिर उस गलती में जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो फिर उन्होंने आगे क्या स्टेप्स लिए, क्या किया। सो एज ऑलवेज आई हैव माई लैपटॉप राइट हियर इन फ्रंट ऑफ मी, जिसमें PDF वर्जन देख के मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर की एक एक एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमेशा की तरह मैं आपसे यही बोलूंगी कि भले ही आप ध्यान स्क्रीन पे आपका है, अपनी बुक अपने पास रखिए, ताकि मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर आपको समझा रही हूँ तो उस चीज को साइड में नोट सेक्शन में आप लोग नोट करते जाइएगा। तो जल्दी से चलते हैं पेज 223 पर एंड इस चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले आता है चैप्टर का नाम, स्टीलिंग एंड अटोनमेंट। अटोनमेंट क्या है? अटोनमेंट का मतलब क्या है? स्टीलिंग तो हमें पता है चोरी, मोस्ट बच्चों को ये बात पता होगी कि स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी। बट अटोनमेंट क्या होता है? अटोनमेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। अटोनमेंट के कई एक रूप है। अटोनमेंट सिर्फ अपनी गलती को एडमिट करने से भी हो जाता है, कभी कभी उस गलती की माफी मांगने से भी होता है, एंड कभी कभी आपने जब सामने वाले का दिल ज्यादा दुखाया हो या उसका कोई लॉस किया हो, उसका कोई नुकसान किया हो, तो उस लॉस का टू मेक अप फॉर दैट लॉस, उस लॉस को जब आप उस सामने वाले के लिए ठीक करने की कोशिश करते हो, उसको भी अटोनमेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी की कोई चीज चुरा ली, बाद में आपको बहुत गिल्टी फील हुआ, आप सामने वाले के पास गए, आपने अपनी गलती को कन्फेस किया, एडमिट किया, एंड उसने आपको माफ कर दिया। दिस इज अटोनमेंट। बट अटोनमेंट का दूसरा एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए आपसे किसी का एक खिलौना टूट गया, आपने उससे माफी मांगी, उस बंदे ने आपको माफ कर दिया, बट उसने बोला कि नहीं मेरा कोई लॉस ज्यादा बड़ा हुआ है, या यू शुडंट हैव डन इट, तो आपने एक बार या तो उसने वो एग्री कर गया कि हाँ ठीक है तुमसे एक नुकसान हुआ, इट्स ओके फाइन, वो भी अटोनमेंट है। सेकेंडली, अगर आपसे वो टॉय टूटा है एंड आप चाहते हैं कि मैं अपनी गलती के लिए मतलब आई कैन मेक अप फॉर द लॉस दैट आई हैव क्रिएटेड, तो हो सकता है आप ये बोलें कि या तो मैं आई बाई यू द सेम थिंग, मैं आपके लिए इस जैसी सेम चीज खरीद के ला दूंगा, सेम टॉय ला दूंगा, या फिर आप उस बंदे को उस लॉस के पैसे दे देते हो इन रिटर्न, वो भी अटोनमेंट है। ओके, सो जो चैप्टर है स्टीलिंग एंड अटोनमेंट, ये गांधी जी की लाइफ के बारे में है कि कैसे गांधी जी ने स्टीलिंग यानी कि चोरी की, एंड फिर उस गलती का पश्चाताप उन्होंने कैसे किया। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट रीडिंग। तो सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को देखोगे पेज 223 पे, तो आपके सामने ये टेक्स्ट रीड करेगा जिसमें लिखा है, इन दिस लेसन यू विल रीड अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम गांधी जीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। कि इस चैप्टर में आप गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। What does he reveal about himself? वो अपने बारे में आखिर क्या रिवील कर रहे हैं इस इन एक्सट्रैक्ट से, इस ऑटोबायोग्राफी से। What his childhood and teenage years like yours? क्या उनके चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स आप जैसे थे? Was he always truthful or did he learn to be truthful? क्या वो हमेशा बिल्कुल सच्चाई की राह पे चलने वाले थे, हमेशा क्या वो बिल्कुल सच बोलने वाले इंसान थे, या फिर क्या उन्होंने वो सच्चाई की राह पे चलना सीखा? Did he find it difficult to be truthful? क्या उनको सच की राह पे चलना मुश्किल लगा? Find out how he became convinced of the positive consequences of being truthful. अब मतलब ये चैप्टर पढ़ के आप ये जानिए कैसे उनको सच बोलने के या सच्चाई की राह पे चलने के पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज पता चले, एंड कैसे वो इस चीज के बारे में कन्विंस हो गए कि हाँ ट्रूथफुल होना कितना अच्छा है, कितना सही है। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स, तो कैसे वो कन्विंस हुए सच्चाई की राह पे चलने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए, कि उसके जो पॉजिटिव आउटकम्स उनको मिलते हैं सच्चाई की राह पे चल के,
उस चीज के लिए वो कैसे कन्विंस हुए कि उनको सच बोलना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स को हम क्विकली स्किप करेंगे एंड आता है टेक्स्ट। अ रिलेटिव एंड आई बिकेम फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। एक रिश्तेदार और मैं जो है वो स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने के बड़े हम आदी पड़ गए, हमें बड़ा मजा आने लगा। नॉट दैट वी सॉ एनी गुड इन स्मोकिंग और वी वर वेरी फॉन्ड ऑफ द स्मेल ऑफ अ सिगरेट। ऐसा नहीं था कि हमें जो है कुछ बहुत अच्छाई नजर आती थी स्मोकिंग करने में, और ना ही ऐसा था कि हमें कोई सिगरेट की स्मेल बहुत अच्छी लगती थी। वी सिंपली इमेजिन्ड अ सॉर्ट ऑफ प्लेजर इन एमिटिंग क्लाउड्स ऑफ स्मोक फ्रॉम आवर माउथ्स। हमें बस इतना सा चीज़ का शौक था कि जब हम सिगरेट पिया करते थे तो जो हमारे मुंह से स्मोक निकलते थे, जो धुआं निकलता था और उसके जो हम बादल बनाते थे ना, उसको देख के बड़ा मजा आता था, उससे बड़ा दिल खुश होता था हमारा। माई अंकल हैड द हैबिट, मतलब उनके अंकल को ये हैबिट थी। एंड वेन वी सॉ हिम स्मोकिंग, और जब उन्हें स्मोकिंग करते हुए देखते थे, वी थॉट वी शुड कॉपी हिज एग्जाम्पल। और हमें लगता था कि इनके मिसाल को हमें, मतलब हमें भी इनकी तरह बनना चाहिए, हमें भी इनकी तरह करना चाहिए। जैसे हम बच्चे अपने बड़ों को कुछ करते हुए देखते हैं तो वो इमिटेट करते हैं उस चीज़ को, लेकिन चाहे वो सही हो या गलत हो, बच्चे कॉपी करते हैं। सो उनको लगा कि अंकल भी ऐसे मुंह से धुआं उड़ाते हैं, हमें भी ये करना चाहिए। बट वी हैड नो मनी, लेकिन हमारे पास कोई पैसा नहीं था। सो वी बिगैन टू कलेक्ट स्टब्स ऑफ सिगरेट थ्रोन अवे बाय माई अंकल। तो हमने क्या किया, हमारे पास सिगरेट खरीदने के तो पैसे थे नहीं, तो हमने सिगरेट के स्टब को कलेक्ट करना शुरू किया जो कि अंकल फेंक दिया करते थे। स्टब मतलब मान लीजिए, देखिए अगर आपको कोई वर्ड पता भी नहीं है और आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, घबराइए मत, आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि यार क्या मतलब हो सकता है कि वी बिगैन टू कलेक्ट स्टब्स ऑफ सिगरेट्स थ्रोन बाय माई अंकल। हमने कलेक्ट करना शुरू किया स्टब ऑफ सिगरेट जो कि अंकल ने फेंके होते। तो जाहिर सी बात है अंकल पूरी सिगरेट तो फेंकेंगे नहीं, तो सिगरेट पी के जो छोटा वाला साइड पीछे का हिस्सा होता है, मतलब बॉटम ऑफ अ सिगरेट, वो ही फेंकते होंगे, जाहिर सी बात है। तो गांधी जी क्या कलेक्ट करते थे, स्टब ऑफ सिगरेट। स्टब ऑफ सिगरेट का क्या मतलब होता है, द बैक ऑफ अ सिगरेट। मतलब वो लोग इतने छोटे थे कि वो उस लेफ्ट ओवर से, जो जिसको लोग बेकार समझ के डिस्कार्ड कर देते हैं, वो उससे ही खुश हो जाते थे कि हाँ ठीक है हमें यही चाहिए, वो उसे ही कलेक्ट कर लेते थे। द स्टब्स हाउएवर वर नॉट ऑलवेज अवेलेबल एंड कुड नॉट एमिट मच स्मोक ईदर। और जो स्टब्स होते थे, पीछे का जो हिस्सा होता था, हाउएवर वो हमेशा अवेलेबल भी नहीं होते थे और हमेशा उसमें से इतना ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता था। किसी में बचा हुआ रह जाता होगा थोड़ा सा तो फिर उससे धुआं हो जाता होगा, किसी में बिल्कुल फूक चुके होते होंगे तो वो नहीं बनता होगा स्मोक। सो वी बिगैन टू स्टील कॉइन्स फ्रॉम द सर्वेंट्स पॉकेट मनी इन ऑर्डर टू परचेज इंडियन सिगरेट्स। तो गांधी जी और उनका वो जो रिलेटिव जिसकी अभी उन्होंने बात करी थी, अब उनके पास पैसे तो थे नहीं खरीदने के लिए सिगरेट, और सिगरेट भी चाहिए थी, स्टब से काम नहीं बन रहा था, तो उन्होंने क्या किया, सिक्के चोरी करने शुरू करे अपने नौकर, अपने सर्वेंट की पॉकेट मनी में से, ताकि वो इंडियन सिगरेट्स खरीद सके। इंडियन सिगरेट से क्या मुराद है, बीड़ी। In the meantime, we heard that the stalks of a certain plant were porous and could be smoked like cigarettes. In the meantime, मतलब उसी के बीच में हमने ये भी सुना, we heard कि हमने ये अफवाह सुनी कि the stalks of a certain plant, किसी एक किस्म के प्लांट, उन्होंने नाम नहीं बताया कौन सा प्लांट है, उसका स्टॉक्स मेन स्टेम को कहते हैं, were porous एंड कुड बी स्मोक्ड लाइक सिगरेट्स। असल में कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं कुछ प्लांट्स की जो अंदर से हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, उसी के लिए पोरस वर्ड का यूज किया गया है, क्योंकि पोरस का मतलब होता है कोई चीज जब हॉलो होती है, मतलब उसके बीच में से कोई चीज पास करी जा सके। सो एयर उसमें से पास हो सकती थी, मतलब एक किसी भी एक स्पेसिफिक किस्म का एक प्लांट होता था जिसकी जो स्टॉक यानी जो स्टेम होती थी वो अंदर से हॉलो होती थी, खाली होती थी। गांधी जी ने अफवाह सुनी कि इससे भी मतलब जो है हम सिगरेट पी सकते हैं क्योंकि ये अंदर से खोखली है एंड इसको हम सिगरेट की तरह जो है स्टॉक कर सकते हैं। वी गॉट देम एंड बिगैन दिस काइंड ऑफ स्मोकिंग। तो हमने क्या किया, हमने वो वाले किस्म के स्टॉक मतलब अपने पास कलेक्ट करने शुरू कर दी एंड हमने वो वाली किस्म की स्मोकिंग जो है शुरू कर दी। बट वी वर फार फ्रॉम बीइंग सेटिस्फाइड विद सच थिंग्स एज दीज। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं मिल रही थी, हम अंदर से खुश नहीं हो रहे थे क्योंकि हमें एक्चुअल सिगरेट्स नहीं थी। Our want of independence began to upset us. अब हमारे अंदर वो जो चाहत थी ना कि हम भी आज़ाद हो सके, हम इंडिपेंडेंटली जो मर्जी वो जैसी सिगरेट हमें चाहिए वो बस फूंक सकें, वो ना होने से हम बड़े अपसेट रहने लगे। It was unbearable that we should be unable to do anything without the permission of our elders. और अब ये बात हमारे लिए बिल्कुल अनबियरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त हो गई कि हम कोई काम नहीं कर सकते अपने बड़ों की परमिशन के बगैर। एट लास्ट इन sheer disgust we decided to commit suicide. आखिर में sheer disgust का मतलब क्या है, sheer मतलब completely,
और डिस्गस्ट मतलब कि बिल्कुल ही अनहैप्पी हो जाना, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाना, कि मतलब वो चिड़चिड़ा गए, बहुत ज़्यादा खिसिया गए अंदर से। तो आखिर में बिल्कुल कंप्लीट जब उनके अंदर डिस्गस्ट हो गई, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं सुसाइड कर लूँगा। वी डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड। तो हमने सुसाइड करने की ठानी। बट हाउ वर वी टू डू इट? लेकिन अब हमें सुसाइड कैसे करनी थी, हमें तो ये भी नहीं आता था। फ्रॉम वेयर वर वी टू गेट द पॉइजन? अब हमें जहर कहाँ से मिलता? वी हर्ड दैट धतूरा सीड्स वर एन इफेक्टिव पॉइजन। हमें पता चला कि धतूरे के जो बीज होते हैं वो बड़ा इफेक्टिव जहर होते हैं। Off we went to the jungle in search of those seeds and we got them. और हम फौरन जब हमें पता चला तो हम जंगल में पहुंच गए इन सीड्स को ढूंढने और हमने उनको पा लिया। इवनिंग वॉज थॉट टू बी एन ऑस्पिशियस आवर। शाम का हमने डिसाइड कर लिया कि शाम का टाइम जो है ना ये बड़ा लकी होगा, शाम का टाइम बिल्कुल सही रहेगा, शाम को करेंगे सुसाइड। वी वेंट टू केदार जी मंदिर, पुट घी इन द टेम्पल लैम्प, हैड द दर्शन एंड देन लुक्ड फॉर अ लोनली कॉर्नर। हम केदार जी मंदिर गए, हमने दिए में जो है घी डाला, हमने दर्शन किए और फिर हम एक बिल्कुल अकेला कॉर्नर ढूंढने लगे, बिल्कुल सन्नाटे वाला कॉर्नर ढूंढने लगे। बट आवर करेज फेल्ड अस। लेकिन जब वक्त आया, जब मौका मिला, तो अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी। हमारा जो करेज था, जो हमारे अंदर की हिम्मत थी, हम वो हिम्मत हार गए। हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि हम जो है सुसाइड कर सकें। सो वी बिकेम अफ्रेड, हम डर गए एंड वी गेव अप द आइडिया। सपोजिंग वी वर नॉट इंस्टेंटली किल्ड। अब हमें डर किस बात से लगा कि ऐसा तो नहीं हुआ अगर कि हम एकदम से ना मरे। एंड व्हाट वाज द गुड ऑफ किलिंग आवरसेल्व्स? और अपने आप को मार के फायदा ही क्या होगा? व्हाई नॉट रादर पुट अप विद द लैक ऑफ इंडिपेंडेंस? इससे अच्छा अपनी जान से जाएं। चलो इसी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे पास अभी फ्रीडम नहीं है, भले ही ये चिड़चिड़ा हम इससे हो रहे हैं, भले ही हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि हम जो है हमारे पास फ्रीडम नहीं है, लेकिन क्या फ्रीडम ना होने का दुख थोड़ा बेहतर नहीं है? अपनी कीमती जान को खो के हमें ये बात रियलाइज हुई कि क्यों हम अपने आप को क्यों मारे, मतलब उनको ये रियलाइज हुआ। बट वी swallowed 2 or 3 seeds nevertheless। लेकिन डरे हुए होने के बावजूद भी हमने 2 से 3 धतूरे के सीड जो है वो swallow कर लिए। मतलब swallow का मतलब होता है निगल लेना, ठीक है। वी dared not take more। लेकिन उससे ज्यादा की हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। Both of us fought shy of death and decided to go to रामजी मंदिर to compose ourselves and to dismiss the thought of suicide। अब मैं पहले आपको अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग बता दूं। Fought shy of death का मतलब क्या है? Fought बना है फाइट से, ठीक है। Fought होता है सेकंड टेंस फाइट का। फाइट मतलब लड़ना, fought मतलब लड़े थे। तो अब हम लोग जो है ना, हम लोग मौत से डरने लगे है ना, क्योंकि हमारे अंदर असल में मर जाने का करेज, हिम्मत नहीं थी। एंड हमने क्या डिसाइड किया कि हम रामजी मंदिर जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मोर सीड्स, हमने डिसाइड किया कि हम रामजी मंदिर जा रहे हैं टू कंपोज आवरसेल्व्स। अपने आप को किस लिए? टू काम डाउन। कंपोज आवरसेल्व्स का मतलब होता है खुद को संभालने के लिए। तो हम रामजी मंदिर इसलिए गए ताकि हम वहां पे जाके थोड़ा रिलैक्स कर सके, थोड़ा पीस ऑफ माइंड हमें मिल सके, एंड टू डिसमिस द थॉट ऑफ सुसाइड। और हम रामजी मंदिर इसलिए भी गए ताकि हम इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल सके, टू वी कैन पुश अवे दिस थॉट कि हमें जो है मरना है। सो हम दोनों जो है उस सुसाइड से जो है इतना डर चुके थे, हमारे अंदर असल में मरने की भी अब हिम्मत नहीं थी। हमने खा तो लिए 2-3 सीड्स, निगल तो लिए, लेकिन हमें इतना डर था कि अब हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए रामजी मंदिर चले गए। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट एज ईजी टू कमिट सुसाइड एज टू थिंक अबाउट इट। मुझे रियलाइज हुआ कि सुसाइड कमिट करना इतना आसान नहीं जितना उसके बारे में सोचना आसान है। The thought of suicide ultimately resulted in both of us bidding goodbye to the habit of smoking stubs of cigarettes and of stealing the servants' coppers for the purpose of smoking। ये सुसाइड का जो ख्याल था, इसने हमारे साथ क्या किया कि इसने इस डिसीजन पे मजबूर कर दिया। हमें ये चीज़ सिखा दी कि हमें अपनी स्मोकिंग की हैबिट को जो है ना बाय बोलना पड़ेगा, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एंड हमें इस सिगरेट की स्टब्स को या सिगरेट को मतलब चोरी करने के लिए, स्मोकिंग की हैबिट को जारी रखने के लिए हमें चोरी भी छोड़नी पड़ेगी, मतलब स्मोकिंग भी छोड़नी पड़ेगी और चोरी भी छोड़नी पड़ेगी। ऑफ स्टीलिंग द सर्वेंट्स कॉपर्स। कॉपर्स का यहाँ क्या मतलब है? कॉपर का मतलब किसी मेटल से नहीं है। कॉपर्स का मतलब है उस जमाने में लो वैल्यू के जो छोटे कॉइन्स हुआ करते थे, क्योंकि वो अपने नौकर, अपने सर्वेंट की पॉकेट मनी से पैसे चोरी करते थे ना। तो यहाँ लो वैल्यू मनी की बात हो रही है कि कॉपर जो है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम दोनों अब ना तो वो कॉइन्स चोरी करेंगे सिगरेट के लिए, ना ही हम सिगरेट की इस स्मोकिंग की इस हैबिट को जारी रखेंगे। एवर सिंस आई हैव ग्रोन अप आई हैव नेवर डिजायर्ड टू स्मोक एंड ऑलवेज रिगार्ड द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एज बार्बरस, डर्टी एंड हार्मफुल।
और जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैंने कभी जो है मेरा दिल नहीं चाहा दोबारा कि मैं स्मोक करूँ। एंड मैंने हमेशा स्मोकिंग की हैबिट को कैसा माना है, बार्बरस, डर्टी एंड हार्मफुल। अब बार्बरस का क्या मतलब होता है? बार्बरस का मतलब होता है बिल्कुल जंगली, वाइल्ड या फिर बिल्कुल क्रूएल, बहुत ही ज्यादा दुष्ट। तो यहाँ पे जो गांधी जी बार्बरस वर्ड का यूज कर रहे हैं ना, स्मोकिंग को बार्बरस कह के क्यों पुकार रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देना है, एग्जाम में आ सकता है कि गांधी जी ने सिगरेट स्मोकिंग की स्मेल को क्या क्या बोला, या फिर बार्बरस क्यों बोला। क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली कह रहे हैं कि ये स्मोकिंग की हैबिट से आप वायलेंट हो जाते हो या ये आपको मार डालती है, नो। उनका मतलब है कि अनसिविलाइज्ड, बड़ी क्रूअल, बड़ी बुरी चीज है, जो कि मतलब बहुत वाइल्ड सी चीज है ये। एंड गांधी जी ने इस वर्ड का जो यूज किया है ना स्मोकिंग के लिए, वो इसलिए किया है क्योंकि उनको लगता था कि ये एक बहुत ही अनकल्चर्ड हैबिट है, ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है। एंड ये लोगों के लिए, जो पी रहा है वो उसके लिए भी, जो आसपास उस धुएं को सूंघ रहा है उसके लिए भी क्रूअल है, और ये सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी की हैबिट नहीं है। सो दैट इज वाई उन्होंने बार्बरस का यूज किया है। सेकेंड वर्ड है डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, एंड हार्मफुल मतलब नुकसानदेह। तो उन्होंने स्मोकिंग की हैबिट के लिए ये 3 वर्ड्स का यूज किया है। आई हैव नेवर अंडरस्टूड वाई देर इज सच अ रेज फॉर स्मोकिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेरी कभी समझ में नहीं आया कि स्मोकिंग की इस हैबिट के लिए पूरी दुनिया में इतना रेज क्यों है। तो रेज का मतलब क्या होता है? एक बड़ा क्रेज, एक ट्रेंड। की मेरी समझ में नहीं आता कि दुनिया में इतना स्मोकिंग को लेके इतना ट्रेंड है क्यों, आखिर है क्या इसमें।